बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम मैकेनिकल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, जिसका कोड है मैक 313। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं उसमें एवोगाड्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, रेनॉल्ड्स लॉ और एंट्रोपी एंड एंथैल्पी के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम 3 लॉ पढ़ चुके हैं, अब ये फर्दर लॉज हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब एवोगाड्स लॉ क्या है, इसके अंदर 2 चीज़ों का कंसर्न होता है, वॉल्यूम और मोल्स का। अब वॉल्यूम और मोल्स दोनों जो हैं वो आपस में डायरेक्टली रिलेट करते हैं। वॉल्यूम और मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितने वॉल्यूम उतने मोल, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोल बढ़ेंगे। अब डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस। लेकिन इस लॉ में टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा। V1/N1 इज इक्वल टू V2 ओवर N2। अगर मैं इसको इज इक्वल टू कांस्टेंट कर दूं तो ये V1 और N1 आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अब इसकी मजीद आगे ये देखें, डायग्राम के अंदर भी उन्होंने बताया हुआ है कि अगर n नंबर ऑफ मोल 1 हो तो वॉल्यूम 1 लीटर होगा, अगर 2 होंगे तो 2 होगा। ये इक्वेशंस है और ये हमेशा बैलेंस रखनी होती है इक्वेशंस। अब आगे उसने एक एग्जांपल दी है, लर्निंग चेक दिया हुआ है। कहता है इफ द 0.75 मोल हीलियम गैस ऑक्यूपाइड a volume of 1.5 liter, what volume will 1.2 मोल हीलियम ऑक्यूपाई एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर। अब इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 0.75 मोल के ऊपर कितने वॉल्यूम है, 1.5। अगर मैं इसको क्वेश्चन बनाऊं कि 1 मोल के साथ कितने होंगे तो मैं क्या करूंगा, जो 0.75 को दोनों साइडों पे डिवाइड करूंगा। मोल वाली साइड पे डिवाइड करूंगा तो वहाँ पे 1 मोल आ जाएगा, इस पे डिवाइड करूंगा ये 2 आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं इसके इस साइड पर आ जाऊं तो लिखा है कि मेरे पास कितना है, वो ऊपर वाला एक रेशो बन गई कि 1 मोल इज इक्वल टू 2 लीटर। अगर मेरे पास 1.2 होगा तो 1.2 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 1.2 मोल आ जाएगा। दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 2 से 1.2 मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा 2.4। इसका आंसर आता है 3 नंबर वाला। अब हमारे पास डाल्टन्स लॉ है ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या है इसके अंदर, वो बोलता है कि इंडिकेट्स दैट प्रेशर डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल नॉट ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ये गैस, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल के ऊपर, दैट टोटल प्रेशर एक्सर्ट बाय गैसेस इन अ मिक्सचर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ दोज गैसेस। मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एयर है, उसको मैंने कंप्रेस कर लिया है, अब उसका टोटल मेरे पास प्रेशर है, लेकिन जो एयर होती है उसके अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, ये सारी गैसेस उसके अंदर होती हैं, उनकी डिफरेंट परसेंटेज है। उन सेपरेट हर गैस का अगर मैं प्रेशर कैलकुलेट करूं और उनको सबमिट करूं, उनमें आपस में उनको जमा करूं तो मेरे पास वो टोटल प्रेशर के इक्वल आएगा। ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है। अब एग्जांपल इसकी चेक करें। मेरे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर मेरे पास कितना है, 2 ATM। ये प्रेशर की यूनिट है 2 ATM। अब दूसरा मेरे पास सिलेंडर, उसके अंदर 4 ATM है। जब इन दोनों को मैं आपस में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। यहाँ पे हीलियम है और यहाँ पे ये उसने N दिया हुआ है, 2 गैसेस को उसने ऐड अप कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, वो उसका डेफिनेटली है। जब 2 गैसेस को एक सिलेंडर में ऐड कर देंगे तो उनका प्रेशर क्या हो जाएगा, आपस में ऐड अप हो जाएगा। ये फार्मूला भी सामने है लिखा हुआ है और उसको ऐड करके एक एग्जाम्पल भी आपको दी। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये होता है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास रिवॉल्ट्स लॉ क्या होता है, कहता है ये लॉ बताता ये है कि हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम डू नॉट चेंज विद चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये लॉ हमें ये बताता है कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो हम स्पेसिफिक हीट लेते हैं वो वो चेंज नहीं होती, वो उसी तरह रहती है, चाहे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो या ना हो, चाहे उसका प्रेशर बढ़े या ना बढ़े। ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। इस लॉ के मुताबिक वो ये बताना चाहता है हमें कि वो डू नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज के साथ
CV और CT की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये लॉ सिर्फ इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करता है। अब आगे हमारे पास है जी डिफरेंस बिटवीन एंट्रोपी एंड एंथैल्पी। अब एंट्रोपी तो बहुत वसी टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि बेसिक आपको एक डेफिनेशन की हद तक हम बताने की मैं कोशिश करूँगा आपको, लेकिन नेक्स्ट जब इसकी डिटेल आएगी तो हम उसमें डिटेल में तो एक पूरी कंप्लीट इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन होगी और एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है। अब एंट्रोपी है क्या, कहते हैं एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। ये एक डिसऑर्डरनेस सिस्टम की है। अच्छा, एन ऑर्डर्ड सिस्टम हैज़ अ लो एंट्रोपी। ऑर्डर सिस्टम क्या है, आपके पास बॉल्स हैं तो आपने एक सीक्वेंस में उनको रखा हुआ है तो उनकी एंट्रोपी लो है। अगर उसको हम डिसऑर्डर कर दें, रैंडमली कर दें, तो उसके अंदर क्या होगी, आपस में रगड़ाव होगा। जब आपस में एक बाल दूसरी बाल के साथ टच करेगी तो कोई हीट जनरेट होगी, तो उससे एंट्रोपी उसकी हाई हो जाती है। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन उसने बताई है, द मेजर ऑफ अ सिस्टम्स थर्मल एनर्जी बाय यूनिट टेम्परेचर। मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी को बोलते हैं एस, ये इज इक्वल टू होता है क्यू ओवर टेम्परेचर। क्यू हीट, उसने थर्मल एनर्जी, ई या उसको क्यू बोल ले, और पर यूनिट टेम्परेचर ये उसकी क्या है, फार्मूला है, और इसको हमेशा बोलते हैं जूल पर केल्विन इसकी यूनिट होती है। दैट इज अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क because work is obtained from ordered molecule motion. The amount of entropy is also measure of molecules disorder or run। हम ऑर्डर की नहीं, हम डिसऑर्डरनेस के ऊपर उसकी जो मॉलिक्यूल्स की जो ऑर्डर डिसऑर्डरनेस है उसमें हम अमाउंट ऑफ हीट को मेजर कर देते हैं, अमाउंट ऑफ एंट्रोपी को हम उसके अंदर मेजर कर देते हैं। ये स्टूडेंट उसका है फार्मूला का, आपको पता चल गया क्या है, एंट्रोपी इज इक्वल टू हीट ओवर या एनर्जी, थर्मल एनर्जी इज इक्वल टू टेम्परेचर होता है। अब एंथैल्पी क्या है, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। एंथैल्पी कहते हैं डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। कहता है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम, एंथैल्पी क्या हुआ कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं वर्क डन। इंटरनल एनर्जी, अब हीट सप्लाइड Q इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस उसके अंदर क्या है, वर्क डन, और वर्क डन के अंदर मेन चीज होती है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। ये हमारे पास होती है एंथैल्पी। स्टूडेंट, आज हमने आपको एंट्रोपी के बारे में, जो पहले हमने लॉस पढ़े हैं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आएगी। बाकी इनकी डिटेल जो है ना, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ये एंथैल्पी का टॉपिक आएगा तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे।